अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है, हमने इकोनॉमिक की जो रेफरेंस बुक है उसमें से पहले 1 से लेकर 13 चैप्टर के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को देखना है। उसके बाद हमने अपनी केस स्टडी जो है वो एक स्पेसिफिक केस स्टडी करनी है और उसके ऊपर हमने फिजिकल एग्जांपल भी इंटरप्रेट करनी है। तो सबसे पहले हम जो हमारे इकोनॉमिक्स की बुक है उसके जो बेसिक टूल्स हैं उन्हें यूज़ करेंगे, उन्हें देखेंगे कि वो हम उन्हें किस तरह यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे फाइनल डिसीजन को किस तरह अल्टर करते हैं, और ये चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले मैं अपना जो टॉपिक मैंने केस स्टडी के लिए सिलेक्ट किया है वो है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ अ सोलर माइक्रोग्रिड फॉर अ रूरल हेल्थ केयर फैसिलिटी इन भावलपुर। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हमने जो है रेफरेंस बुक है उसके चैप्टर के नेम और की कॉन्सेप्ट उसमें मेंशन किए हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 फाउंडेशन ऑफ इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स। इसमें हम जो की कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इंटरेस्ट और कैश फ्लो। मनी चेंजेस वैल्यू ओवर टाइम, सो अल्टरनेटिव आर कंपाउंड यूजिंग इक्विवेलेंट वैल्यूज। सबसे पहले हमें पता है कि कैश फ्लो जो है, बेसिक कैश फ्लो जो है वो बहुत नीडेड होता है किसी भी जब हम सिस्टम को देख रहे होते हैं। बेसिकली जो हमारा फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमी है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, इंटरेस्ट को, कैश फ्लो आइडियाज़ को। लेकिन जो चैप्टर 2 है वो है फैक्टर एंड इक्विवेलेंस। वो हमें बता रहा है कि हाउ वी कन्वर्ट मनी फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर एंड एनुअल फॉर्म्स। चैप्टर 3 जो है वो कैश फ्लो एनालिसिस है, जिसमें हम सबसे पहले कैश फ्लो डायग्राम बनाना सीखेंगे। कैश फ्लो डायग्राम बनाने के बाद हम देखेंगे कि इक्विवेलेंस कैसे होती है कैश अमाउंट्स के दरमियान। चैप्टर 4 हमें कहता है नॉमिनल एंड इफेक्टिव इंटरेस्ट। ये हमें बताता है कि मतलब कि एक्सप्लेन स्टेटेड वर्सेस एक्चुअल इंटरेस्ट रेट, मतलब कि जो एक लिखा गया इंटरेस्ट जो हमें गिवन है या जो एक्चुअल लग रहा है, उन दोनों के दरमियान जो हम क्या कहते हैं कंपैरिजन करते हैं, वो हम इस चैप्टर में देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 जो है हमें बताता है प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं अल्टरनेटिव्स बाय कन्वर्टिंग ऑल वैल्यूज टू टुडेज मनी। हम टुडेज उसकी जो वैल्यू होती है उसको देखते हैं, फिर उसकी बेस पे हम अपने डिसीजन को अल्टर करते हैं कि हमारे लिए फिजिबल है कि नहीं। उसके बाद हमारा चैप्टर 6 जो है हमें बताता है एनुअल वर्थ एनालिसिस। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम अल्टरनेटिव्स को कंपेयर कर रहे होते हैं यूजिंग इक्वल ईयरली कॉस्ट। प्रेजेंट वर्थ में हम कंपेयर कर रहे होते हैं ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, और इसमें हम ईयरली वैल्यू की बेस पे हम कंपेयर कर रहे होते हैं। चैप्टर नंबर 7 जो है वो है फ्यूचर वर्थ एनालिसिस। उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, सेम उसी तरह सब कुछ कर रहे होते हैं। अब हमारे डिसीजन डिपेंडेंट होता है फ्यूचर वर्थ पे। हम अपनी प्रेजेंट वर्थ को फ्यूचर वर्थ में कन्वर्ट करते हैं, हम अपनी ऑल वैल्यूज़ को फ्यूचर पॉइंट इन टाइम में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसकी बेस पे हम अपना सब कुछ क्या कहते हैं डिसीजंस देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा डिसीजन फिजिबल है। उसके बाद चैप्टर 8 है रेट ऑफ रिटर्न एनालिसिस। रेट ऑफ रिटर्न एनालिसिस हमें बताता है कि हम क्या परसेंटेज या क्या रेट जो हमें रिटर्न होगा अगर हम एक ख़ास अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। उसके बाद चैप्टर 9 जो है वह बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस। ये हमें बताता है कि हम जो हमारा जो है बेनिफिट जो है वो हमारी कॉस्ट से ग्रेटर है, लेस देन है, हम लॉस में हैं, प्रॉफिट में हैं। बेसिकली हम इसमें एक चेक कर रहे होते हैं वेदर बेनिफिट्स आर ग्रेटर देन कॉस्ट और नॉट। जो चैप्टर 10 है वो है कंपैरिजन ऑफ अल्टरनेटिव्स। मतलब कि अब हमारे पास 2 या 3 ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 मशीन सिलेक्शन की ऑप्शन है, कुछ में डाउन पेमेंट ज़्यादा है, कुछ में इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो हम उस पे प्रेजेंट वर्थ, फ्यूचर वर्थ, एनुअल वर्थ, रेट ऑफ रिटर्न और ये सारी चीज़ें इस पे अप्लाई करेंगे। हम देखेंगे कि बेस्ट ऑप्शन अमंग द चॉइसेस जो है उसमें से हमारे पास बेस्ट ऑप्शन कौन-सी है। चैप्टर 11 है रिप्लेसमेंट एनालिसिस। हम इसमें क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारा जो ओल्ड इक्विपमेंट है उसकी लाइफ क्या है, उस वो जो हमारा अभी जो उसकी वर्थ है, हमें उसे रिप्लेस करना चाहिए या उसी को मेंटेन करके आगे चलाना चाहिए, उसकी लाइफ कितनी रह गई है। हम उसमें ये डिसाइड करते हैं कि वेदर ओल्ड इक्विपमेंट शुड बी रिप्लेस्ड और मेंटेन्ड। चैप्टर 12 जो है वो हमें बताता है डेप्रिसिएशन एंड इनकम टैक्स। हम इसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं एसेट वैल्यू, लॉस एंड टैक्स इम्पैक्ट। इसमें हम देखते हैं हमें इनकम पे टैक्स कितना लग रहा है, हमारी वैल्यू की हमने जो एक चीज़ एसेट बाय किया है वो डी वैल्यू के कितना हो रहा है, हम ये चीज़ें देख रहे हैं। लास्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 13 वो है प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन एंड डिसीजन मेकिंग। इसमें हम क्या करते हैं, एवेल्यूएट अनसर्टेनिटी एंड सेंसिटिविटी इन डिसीजन। हम इसमें फिर फाइनल देखते हैं कि
हमारी डेप्रिसिएशन कितनी होगी, हमारी रिप्लेसमेंट डिसीजन भी हम देखेंगे, अल्टरनेटिव्स को कंपेयर करेंगे, बेनिफिट और कॉस्ट एनालिसिस देखेंगे, आरओआर रेट ऑफ रिटर्न एनालिसिस देखेंगे, इसके बाद प्रेजेंट वर्थ, फ्यूचर वर्थ, एनुअल वर्थ, ये सारी चीज़ों को कंपेयर करके फिर हम प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन करेंगे और एक फाइनल डिसीजन मेकिंग करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो है वो है हम देखते हैं कि बहावलपुर का जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है उसके लिए सोलर माइक्रोग्रिड की इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। हमारा जो गोल है वो बेसिकली ये है कि हम पहले 6 इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के जो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं उन्हें यूज़ करेंगे। उसके बाद हम क्या कहते हैं हम जो मेन 6 टूल्स हैं, प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस है, एनुअल वर्थ एनालिसिस है, रेट ऑफ रिटर्न है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है, डेप्रिसिएशन एनालिसिस है, रिप्लेसमेंट एनालिसिस है, हम उन सबको देखेंगे। सबसे पहले हम फ्यूचर वर्थ को अगर देखते हैं तो फ्यूचर वर्थ प्रेजेंट वर्थ जो है फ्यूचर के सारे खर्चे और फायदे जो है ना वो हमें आज की वैल्यू में कन्वर्ट करके देती है। जो प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस है बेसिकली हम उसमें क्या कर रहे थे, जो हमें फ्यूचर में भी हमारे एक्सपेंडिचर्स होंगे, हमारा जो भी कॉस्ट आएगी हम उससे पहले प्रेजेंट वर्थ में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि हमारे बेसिक जो है टोटल अमाउंट जो अगर हम आज की डेट में देखें कि वो कितनी हमारी यूज़ होगी। उसके बाद आ जाता है कि एनुअल वर्थ एनालिसिस में हम देखते हैं कि हमारा सालाना खर्चा जो है, ईयरली खर्चा वो कितना हो रहा है, उसे हम प्रेजेंट वर्थ और फ्यूचर वर्थ से एनुअल वर्थ में कन्वर्ट करते हैं। कि अगर मिसाल तौर प्रेजेंट वर्थ कभी हमें मंथली बेसिस पे होती है तो उसे हम पहले एनुअल वर्थ में करेंगे कि एनुअली वो हमारा कितना जो है खर्चा हो रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रेट ऑफ रिटर्न। हम देखेंगे कि हमें रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है, अगर हम एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर हमें फ़ायदा कितना हो रहा है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है बेनिफिट कॉस्ट रेशो। उसमें हम देखेंगे कि फ़ायदा खर्चे से ज़्यादा है कि कम है। मोस्टली हम जो है ना बेनिफिट कॉस्ट रेशो हम कहते हैं कि 1 से बड़ा होगा तो हमारा प्रोजेक्ट फिजिबल होगा, अगर 1 से कम होगा तो इसका मतलब है कि हमारी कॉस्ट ज़्यादा है, बेनिफिट कम है। तो हम इसलिए जो है ये कॉस्ट बेनिफिट रेशो जो है ये 1 लेते हैं कि हमारा जो बेनिफिट है वो कॉस्ट से ग्रेटर देन होना चाहिए। उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन, कि हमारी एसेट जो हमने बाय किया या हमारे पास जो एक चीज़ है वो उसकी कीमत वक्त के साथ साथ कितनी कम हुई है। उसके बाद रिप्लेसमेंट में हम ये देखेंगे कि अगर मिसाल फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बैटरी पड़ी है, हम उसमें देखेंगे कि हम नेक्स्ट बैटरी कब रिप्लेस करें। मतलब कि अगर हमारी बैटरी को हमने लिथियम बैटरी लगाई है, उसे 2.5 ईयर्स हो गए हैं, हम देखेंगे उसकी साइकिल्स काउंट कितने हैं, उसे हमें रिप्लेस करना चाहिए या अभी 1 और 2 ईयर मोर चलेगी वो। हम इन चीज़ों को देख के फिर रिप्लेसमेंट एनालिसिस करेंगे। इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स का जो सबसे अहम टूल है या जो असूल है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसका मतलब है कि आज जो आपके पास मौजूद पैसे की अहमियत है फ्यूचर में मिलने वाले उस अमाउंट से ज़्यादा होती है, क्योंकि आज के पैसे को इन्वेस्ट करके कमाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर हमें 12% मिनिमम MERR चल रहा है, तो 12% हम रेट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आफ्टर 5 ईयर हम क्या करेंगे कि हमारी जो अमाउंट है 1 लाख की वो हमारी बन जाएगी 1,76,234 PKR। ये बेसिकली हम देखते हैं कि हमारी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारी मनी की वैल्यू किस तरह चेंज हो रही है। 5 साल बाद अगर हमें 1 लाख ही मिल रहा है तो हमारे लिए वो नुकसान है, क्योंकि अगर आज हमारे पास 1 लाख रुपए है, हम उसे इन्वेस्ट करते हैं, 5 सालों में वो 1,76,000 अप्रोक्स हो जाएगा। तो अगर हमें 5 साल बाद भी हमारे पास 1 लाख ही है तो इसका मतलब वो हम इकोनॉमिकली नुकसान में है, क्योंकि हम बेसिकली अगर देखा जाए तो हम 76,000 लॉस में हैं, क्योंकि उसकी वो हमारी अमाउंट उतनी डीवैल्यू हो चुकी है। इस तरह हमने देखा कि इसका बेसिकली फार्मूला जो हम फ्यूचर वर्थ के ज़रिए रिलेशन से निकालते हैं, F इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। आई जो है बेसिकली वो हमारा इंटरेस्ट रेट है, इस केस में हमने 12% लिया है। उसके बाद n जो है वो हमारा नंबर ऑफ पीरियड्स है, हम 5 ईयर्स ले रहे हैं। और P जो है हमारी प्रेजेंट वर्थ, मतलब कि प्रेजेंट वर्थ हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो हमारे पास रिटर्न कितना आ रहा है तो हम उसके ऊपर देखेंगे। उसके बाद कैश फ्लो डायग्राम जो भी है ना वो किसी भी प्रोजेक्ट का बेसिक
फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बताती है। उसकी हमें अगर हम हमारे पास कोई भी एक प्रोजेक्ट आता है, हम उसकी बेसिक इन एंड आउट कॉस्ट देखना चाहते हैं या इन एंड आउट कैश फ्लो देखना चाहते हैं, हम सबसे पहले उसकी कैश फ्लो डायग्राम बनाएंगे। इसे बनाने का तरीका हम सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम इसे बनाएंगे किस तरह। इसे हम बनाएंगे इस तरह के हम हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, सबसे पहले हम टाइम एक्सेस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर हम क्या कहते हैं, हमने इन्वेस्टमेंट की है तो हम एरो डाउनवर्ड ड्रॉ करेंगे, मतलब कि वो हमारी अमाउंट माइनस हुई है। और अगर हमने हमारे पास रिटर्न आया है तो हम उसको क्या करेंगे, अपवर्ड एरो ड्रॉ करेंगे। जैसे कि ये हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि बेसिकली हम प्रेजेंट वर्थ और एनुअल वर्थ, रेट ऑफ रिटर्न और बेनिफिट कॉस्ट जो है उसको हम बेसिकली देख रहे हैं। और उसके बाद हमने डिसीजन समरी वो ये है कि प्रेजेंट वर्थ जो है वो 0 से ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए, एनुअल वर्थ जो है वो भी ग्रेटर और इक्वल होनी चाहिए, ROR जो है वो हमारा रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली जो हमारा MARR चल रहा है उसके इक्वल होनी चाहिए। या मिसाल के तौर पर हम जो बेसिकली MARR है वो 12% है तो हम उसके इक्वल या उससे ग्रेटर ही होना चाहिए। तब हम जो है हम देखते हैं कि हमारा बेनिफिट कॉस्ट रेशियो ग्रेटर देन 1 है, तो फिर हम उसकी बेस पे डिसीजन लेते हैं। इसमें जो है हम देखेंगे डेप्रिसिएशन और रिप्लेसमेंट एनालिसिस। उसका हमारे पास फार्मूला है D = P - S डिवाइडेड बाय N। तो हम इसकी बेस पे हम देखेंगे हमारी डिवैल्यूएशन कितनी हो रही है। नेक्स्ट जो है वो हमारा ये है कि अब हम अपनी केस स्टडी कर रहे हैं कि हमारे पास एक हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो भावलपुर में। उसमें हमारे पास 3 अल्टरनेटिव है, एक डीजल जनरेटर है, एक ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी है, तीसरा है हम अगर सोलर माइक्रोग्रिड लगा लें। तो हम देखेंगे हम इन तीनों में से सबसे फिजिबल कौन सा है। इसका हम न्यूमेरिकल सोल्यूशन भी करेंगे और डिफरेंट एस्पेक्ट्स देख के फिर हम फाइनल एक डिसीजन तक पहुँचेंगे। हमारा जो केस स्टडी है उसमें जो हमने अजम्पशंस की हुई हैं वो ये है कि स्टडी पीरियड या लाइफ स्पैन हम 20 ईयर्स ले रहे हैं। मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न जो है MARR वो हम 12% ले रहे हैं। डीजल जनरेटर की इनिशियल कॉस्ट जो है वो है 60 लाख और डीजल एनुअल फ्यूल प्लस मेंटेनेंस जो है वो है 24 लाख पर ईयर। और डीजल की जो सैलवेज वैल्यू है वो है 5 लाख। उसके बाद हम ग्रिड कनेक्शन सेटअप कॉस्ट पे जाते हैं तो वो है हमारी 25 लाख। उसके बाद एनुअल इलेक्ट्रिसिटी प्लस बैकअप कॉस्ट जो है वो हमारी है 16 लाख पर ईयर। सैलवेज जो ग्रिड की है वो 2 लाख। और जब सोलर माइक्रो ग्रिड की इनिशियल कॉस्ट है वो है 180 लाख PKR। जो हमारे सोलर एनुअल मेंटेनेंस और ऑपरेशन कॉस्ट है वो है 6 लाख पर ईयर। बैटरी रिप्लेसमेंट 10 ईयर बाद होगी, वो है हमारी 30 लाख। और जो सैलवेज है वो है 10 लाख। इसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट वर्थ फैक्टर निकाला हमने। प्रेजेंट वर्थ के फार्मूले में हमने पुट किया 10 ईयर और 20 ईयर्स के लिए हमने देखा कि हमारे पास रेशियो क्या आ रहा है। उसके बाद हमने ऑपरेशनल कॉस्ट जो है उसका रेशियो निकाल के उससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फाइनल प्रेजेंट वर्थ आ जाएगा। हमारे पास फाइनल प्रेजेंट वर्थ की वैल्यू आ गई 23873,250 PKR। उसके बाद हम ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट निकालेंगे। उसमें हमने इनिशियल कॉस्ट देखी, उसके बाद फिर हमने मेंटेनेंस देखी और सैलवेज देखा। उसकी हमने प्रेजेंट वर्थ निकाल ली, वो आई 14429,460। उसके बाद हम सोलर माइक्रोग्रिड की तरफ गए। उसमें भी इनिशियल कॉस्ट देखी हमने, ऑपरेशन कॉस्ट देखी, उसके बाद मेंटेनेंस देखा हमने, उसके बाद सैलवेज देखी। उन सब से हम फिर प्रेजेंट वर्थ निकालेंगे तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब तीनों की हमने प्रेजेंट वर्थ निकाल ली। डीजल जो है उसकी हमारे पास आई 23.87 मिलियन। ग्रिड की जो आई वो है 14.43 मिलियन और सोलर की जो आई वो है 23.34 मिलियन PKR। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वर्थ जो कॉस्ट है उसके ऊपर देखेंगे। हमारे पास जो ग्रिड है वो चीपेस्ट न्यूमेरिकली हमारे पास आ रहा है, लेकिन हमारा फुल डिसीजन जो है वो इसकी बेस पे नहीं होगा, बल्कि हम रिलायबिलिटी देखेंगे कि रिलायबल क्या है। ग्रिड में हमारे पास
क्या कहते हैं शॉर्ट सप्लाई भी हो सकती है, शॉर्ट सर्किट्स भी हैं। उसके अलावा डिफरेंट इश्यूज़ हैं ग्रिड लाइंस के, फीडर ट्रिप हो सकता है, डिफरेंट रीज़न्स हैं, तो हम उसको भी सारी चीज़ों को फिगर आउट करके, क्योंकि हेल्थ केयर है तो हमें वहाँ पे कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हमने उसके बाद जो कंपैरेटिव एनालिसिस देखा, उसके जो हमने वैल्यूज़ निकाली उसके ऊपर कंपैरेटिव एनालिसिस किया हमने। हमारे पास एक ग्राफ बना, तो हमारे पास जो बेसिकली है क्या कहते हैं बेनिफिट कॉस्ट रेशियो वो आई 1.0405। रेट ऑफ रिटर्न आया हमारे पास सोलर के केस में 13.4। और क्या कहते हैं डिफरेंट जो एनुअल वर्थ है वो भी पॉजिटिव में है 29,700। उसके बाद हम देखेंगे इन सारे क्राइटेरिया पे देखें तो हमारे पास सिग्निफिकेंटली जो सोलर सिस्टम है वो लीड पे है। तो हम फाइनल डिसीजन अपना जो है उन सारी वैल्यूज़ को देख के उसके ऊपर करेंगे। तो जो हमारा फाइनल जो है डिसीजन वो ये है कि सोलर माइक्रोग्रिड जो है वो इकोनॉमिक तौर पर सबसे बेहतरीन और वैलिड चॉइस है, क्योंकि ना सिर्फ ये लॉन्ग टर्म में पैसा बचाता है बल्कि क्लिनिक को एनर्जी सिक्योरिटी और रेजिलियंस देता है। जो नेक्स्ट है वो इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाता है कि हम सिर्फ अंदाज़े नहीं लगाते बल्कि डेटा से साबित करते हैं कि सोलर एनर्जी हेल्थ केयर का मुस्तकबिल है। ये सब कुछ मेरी तरफ से था। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने 2 पार्ट्स में स्टडी किया। सबसे पहले हमने चैप्टर 1 टू 13 के फंडामेंटल्स को देखा, उसके बाद हमने एक स्पेसिफिक केस स्टडी किया। उसकी बेस पे अब यहाँ तक हम फाइनल डिसीजन पे पहुँचे कि हमारे पास जो 3 चॉइसेस थी, डीज़ल, ग्रिड और सोलर, उसमें से हमारे पास जो अल्टरनेटिव सी था सोलर माइक्रोग्रिड वाला, वो सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। Presentation. Firstly, we'll have an open declaration, the tools, the time value and cash flow diagrams, and the core fundamental, which includes the present worth, annual worth, rate of return, appreciation, and replacement analysis. Afterward, in the second part, we'll have a case study which definitely have a very strong and lasting impact on the economic engineering economic problems and which we'll discuss afterwards. Now coming towards the core fundamentals, which are the time value for money, present worth, annual worth, and the rate of return. The time value of money and cash flow diagram. Firstly, I like you to have a clear overlook on the very important chart, which is the cash flow diagram. Here, if we look, I'll, if we look, we have the approximate uh, if we look we have let's take an example. For example, if you have a dollar today, it's worth more than a dollar in future, because the money that you have now in your hand earn interest. To keep track of cash moving through time, we use cash flow diagrams. For one of our case study, which will be discussed later, for now, just we have to note the pattern. A downward arrow means money going out, and an upward arrow means money coming in. And the horizontal axis is time in years. Every formula I'm about to show you is really just a shortcut for moving these arrows along the timeline. Now, if we move towards the next slide, which is the 6 interest factors, you can see the table which have single payment compound annual amount, single payment present worth, uniform series compound,
amount, and uniform series sinking fund, uniform series present worth, and uniform series capital recovery. The formulas for each of that are mentioned. To move cash flow through time, engineers use six standard interest factors, all built from compound interest. The single payment factors, which includes the F over P and P over F, converts a single lump sum forward or backward in time. The uniform series factor does the same thing for a repeating annual amount, F over A and A over F, which converts between a series and a future lump sum. P over A and A over P converts between a series and a present lump sum. You don't need to memorize the algebra. What matters is recognizing which factor is important and which the money is moving from present to future or future to present, and is a single amount or a repeating amount. Now the present worth analysis. The first major tool is present worth. It takes every cash flow in cost, savings, salvage value, and converts them all back to a single equivalent value today. Using the company minimum's attractive rate of return or MARR, its present worth is zero or positive. The project clears the bar. The catch is that present worth assumes you are comparing alternatives over the same period. If two options have different lifespans, comparing their present worth is directly a common mistake. It quietly favors which option has a shorter life. That's exactly the situation in our case study, which is why I don't rely on present worth alone. Now, moving towards the eighth slide, we have the annual worth analysis. That's where annual worth comes in, and instead of one lump sum present value, annual worth converts everything into an equivalent uniform cost or benefits per year, calculated over alternative own life. Because each option is annualized separately, you never need a common time horizon, which makes the annual worth the standard tool for comparing equipments with unequal lives. The formula has just three pieces: the initial cost converted into an annual capital recovery charge, the recurring annual charge, and the salvage value converted into an annual credit. These three makes the annual worth analysis more compact. Whichever alternative has the higher, meaning less negative, annual worth is economically better choice. Now we have the rate of return. The third tool is the rate of return, the actual interest rate at which a cash flow present worth equals zero. When you are comparing two alternatives rather than judging one project in isolation, you don't compare their individual rate of return. You calculate the incremental rate of return. On the extra money, the more expensive option requires. If that incremental rate is at least equal to MARR, the extra investment is worth making. This is solved by trial and error, and it's a great way to double check an annual worth result independently. Now, coming towards the depreciation, the straight line method.
It is a bookkeeping concept. It's not a real cash flow, but it lets us track an asset declining value over time. The straight line method is the simplest. Subtract the salvage value from the initial cost, divide by the useful life, and that's your constant annual depreciation charge. I need this in the case study because I'm comparing a 5-year-old asset against a 10-year asset, and the depreciation gives me a fair estimate of newer assets' value partway through its life. Now we have the 11th slide, which says about the replacement analysis. All of this comes together in replacement analysis. The formal decision framework for keeping an existing asset called the defender versus buying a new one called the challenger. The key principle is that defender is valued at its current market value going forward, not what it really cost. The original cost is a sink cost and is deliberately ignored. The challenger is valued at its full price, whichever option has the lower annual cost on an annual work basis. It the economically justified choice. With that framework in place, let's apply it to the actual case study. Now we'll move towards the case study in which we have the engineering question. We have a manufacturing plant that is running an 8-year-old reciprocating air compressor that supplies its pneumatic tools and process files. Maintenance and energy costs have been climbing, and a modern variable speed screw compressor is on the market. The question: should the plant keep operating the existing compressor, the Defender, for its remaining useful life, or it should invest in the new variable speed compressor, the Challenger? MARR, company's minimum attractive rate of return, which is 10% per year. The tools applied in these sections are the annual worth analysis, the straight line depreciation, the incremental rate of return, and the break even, which is the sensitivity analysis. We have been given the chart with that table that include both the defender and challenger, and it's outraged. The first we have the reciprocating the defender, which is a reciprocating compressor, and challenger, which is a variable speed screw compressor. The current market value is $8,000 and $60,000 respectively. The useful life for the defender is 5 years, whereas for the challenger it's 10 years. The estimated salvage cost for the defender is $1,000 after 5 years, and for the challenger it's $6,000 after 10 years. The actual operating cost, which is $18,000 per year for defender and $9,500 per year for the challenger. The minimum attractive rate of return for both is 10% per year. Now, moving towards the annual worth calculation for the defender. Let's calculate the defender annual worth at 10% for 5 years. The capital recovery factor is 0.2638 and the sinking fund factor is 0.1638, converting the $8,000 market value into an annual charge, which gives $2,110.38. Add the $18,000
operating cost and subtract the small salvage credit of $163.80, we have the result that the Defender cost the plant 19,946.58 per year to keep running. Now we have the annual worth of the Challenger and the comparison between these two. The capital recovery factor for the Challenger is 0.1627, giving an annual capital charge of $9,764.70. Add the $9,500 operating cost, subtract a salvage credit of $376.47, and a Challenger's annual worth comes out to be $18,888.25 per year. Compare the two bars, we have the Challenger is cheaper by $1,580 a year on the basis alone. On this basis alone, replacement for this looks favorable. Now we'll apply another technique, which is the incremental rate of return, in which we would be pretty sure whether the decision is worthy or not. In this, we'll compare two options over the Defender remaining extra 5 years. The extra investment is $52,000. The annual savings from the lower operating cost are $8,500 a year. Using straight line depreciation, the Challenger's book value at 5 years is $39,000, which is $32,000 more than the Defender's salvage value at that point. Selling the present worth of this incremental cash flow to the zero and solving for the interest rate gives an incremental rate of return of approximately 10.5%, which is just 0.5 above the MRR. The independent methods agree replacement is justified and it is marginally suitable. Now, the depreciation schedule. We see that $33,000 figure come from straight line depreciation by the Challenger, works out to $5,400 a year. So book values decline steadily from 60,000 down to the $6,000 salvage estimated by 10 years. At year 5, exactly halfway, the book value sits at $33,000, the number that fed directly into the rate of return calculation. Now, the last one, which is the break-even and sensitivity check. Since the margin is in the favor of Challenger, just over $1,000 a year and an incremental return of 0.05% above the MRR, it's worth stress testing. Solving for the operating cost that would make the two options equal shows Challenger cost could rise to $10,585 a year, a 11% cushion above the $9,500 estimate before the Defender would become better choice. That's a reasonable buffer, but it does not mean recommendation depends on energy prices and maintenance costs hold roughly. So now we have our final answer, which is bringing all the core fundamentals together and combining for one solution. We can say it that it is recommended to replace the existing compressor with a variable speed unit. It has lower annual worth. The incremental rate of return clears the required MARR, and the break even shows a reasonable safety margin. That said, it is a close call, not a landslide. I had to recommend the plant confirm the $6,000 salvage estimate with the supplier and the review actual operating cost against the projection 12 months after the installation.
for the assumptions, I would say that a few honest calculations, I assumed a constant 10% MARR and level operating cost with no explicit inflation adjustment, and I assumed the shorter lived Defender could be replaced identically if kept in service. Real world risks include energy prices, volatility, uncertainty, long term salvage values, and non financial factors like downtime during changeover, which this analysis does not quantify. Now, if the remarks for the whole presentation would be included in a single statement, it would say that from my analysis, from the fundamentals of time value of money through a confirmed sensitivity checked engineering recommendation, I would recommend that the Challenger is a far better choice than the Defender. It would not only enhance the productivity, but it would have a less burden on the company's uh, it would have a less burden on the company's money and its productivity. So that's it from my side. Thank you all. Yes, Assalamu alaikum. My name is Hassan Qureshi and my roll number is 23ME84. आज हमने इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के 1 से लेके 13 चैप्टर्स का कोर कॉन्सेप्ट समझना है और उसके साथ हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल को भी देखना है जिसमें इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के जो है रूल्स अप्लाई होते हैं। सबसे पहले हमारे पास इनमें 13 चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से। तो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है फाउंडेशंस ऑफ इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स का। फाउंडेशन से ही पता चल जाता है कि वो बेसिक है इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स का, बिल्डिंग ब्लॉक है इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स का। तो इसमें ये बेसिकली इंजीनियरिंग और बिजनेस का कॉम्बिनेशन है। ये इसका मकसद ये देखना होता है कि मुख्तलिफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स जैसे नई पाइपलाइन डालना या नया वर्कशॉप बनाना, इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या होंगे ताकि कंपनी का पैसा डूबे ना। उसके बाद हमारे पास सेकंड पे आ जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है सिंपल वे में समझाया जाए तो ये आज जो हमारे पास पैसे हैं कल इसकी क्या वैल्यू होगी, मतलब आने वाले साल बाद इसकी वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी, वो इसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। इसमें जो फैक्टर्स मेंशन हुए हैं पी बाई एफ, एफ बाई पी बाई ए बाई पी, यही ही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। इन्हीं फैक्टर्स के रिवॉल्व ही ये जो टॉपिक है ये रिवॉल्व करता है। उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स एंड इक्विवेलेंस आ जाती है। इंटरेस्ट रेट्स एंड इक्विवेलेंस, इसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्क समझा जाता है। साथ ही मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न जो है वो तय किया जाता है। जो वो कम अज़ कम मुनाफा होता है जो एक कंपनी को चाहिए होता है कोई भी प्रोजेक्ट या प्लांट चलाने के लिए, मतलब मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न वो मिनिमम रेट है जो एक कंपनी को हर हालत में चाहिए होता है उस कंपनी को चलाने के लिए। तो इसके आगे हमारा नंबर 4 पे है प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस। प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस बेसिकली इज़ अ वे ऑफ एनालिसिस इन इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स। इस तरीके में किसी प्रोजेक्ट के आने वाले तमाम सालों का जो खर्चा और कमाई होती है उसको डिस्काउंटिंग के ज़रिए आज की कीमत में बदल दिया जाता है। जिस प्रोजेक्ट का हमारे पास जिस प्रोजेक्ट का भी प्रेजेंट वर्थ हमारे पास सबसे ज़्यादा होगा हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास इसी तरह एनुअल वर्थ एनालिसिस आ जाता है। एनुअल वर्थ एनालिसिस अगर मैं आपको समझाऊं तो ऐसे है कि अगर दो अलग-अलग एजेस वाली मशीन है, जैसे एक 5 साल चलने वाली और एक 10 साल चलने वाली है, तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे लिए कंपैरिजन मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह
कंपैरिजन मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह एनुअल वर्थ उन सारे खर्चों को एक साथ बराबर सालाना खर्चे में बदल देता है ताकि हमारा जो है कंपैरिजन आसानी से हो सके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न ये वो ब्रेक इवन इंटरेस्ट पॉइंट होता है या रेट होता है जिस पर प्रोजेक्ट के सारे फायदे और सारे खर्चे इक्वलेंट हो जाते हैं, मतलब प्रेजेंट वर्थ ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ ऑफ बेनिफिट हो जाता है। ये प्रोजेक्ट की आमदन की ऐसी परसेंटेज बताता है जिससे कंपनी अपने मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न को कंपेयर करती है और उसके बाद देखती है कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न। इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली ये हमारे पास जब दो ऑप्शंस हो हमारे पास के एक सस्ता है और एक महंगा है, तो हमने दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करना है। हालांकि जो महंगा होता है उसमें हमारे पास ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे होते हैं, तो उसका रेट ऑफ रिटर्न निकालना होता है। अगर वो एक्स्ट्रा रिटर्न कंपनी के मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न से बेहतर हो तभी महंगा ऑप्शन सिलेक्ट किया जाता है, अदरवाइज उस ऑप्शन को वहीं पे छोड़ दिया जाता है। उसके उसके बाद हमारे पास है बेनिफिट कॉस्ट रेशो। ये आम तौर पे बेनिफिट कॉस्ट रेशो अगर मैं आपको समझाऊं तो ये आम तौर पे सरकारी या पब्लिक प्रोजेक्ट के इस्तेमाल के लिए होता है। इसमें जो हमारे पास टोटल बेनिफिट होता है और टोटल कॉस्ट होती है उसको आपस में डिवाइड कर दिया जाता है। अगर वैल्यू 1 से बड़ी आ रही तो हम लोग उस प्रोजेक्ट के ऊपर मजीद काम मतलब करते हैं। अगर उसकी वैल्यू 1 से कम आ रही हो तो हम उस प्रोजेक्ट को वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। इसी तरह अब हमारे पास 9th पे है रिप्लेसमेंट एनालिसिस। रिप्लेसमेंट एनालिसिस इसमें दो जो होती हैं चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास डिफेंडर होता है, एक हमारे पास चैलेंजर होता है। अब डिफेंडर हमारे पास वो होता है कि हमारे पास एक एसेट है, ये एक मशीन है जो हमारे पास एक इस वक्त प्रेजेंट वक्त में काम करती है। तो इसको जब हम लोग हमने लेकिन इसमें काफ़ी मुश्किलात या काफ़ी मसाइल आ रहे हैं मशीन में या काफ़ी उसके जो है मेंटेनेंस कॉस्ट राइज हो रही है, तो इसके कंपैरिजन में जो हम नई मशीन लेंगे वो हमारे पास चैलेंजर कहलाएगी। जो उसके कंपैरिजन में हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन होता है वो हमारे पास चैलेंजर होता है। तो बेसिकली रिप्लेसमेंट एनालिसिस इसमें जो दो ये किरदार होते हैं जो हमारे पास दोनों का जो है कंपैरिजन करके फैसला किया जाता है कि पुरानी को चला रखें या नई मशीन में बदल दें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेप्रिसिएशन। जब कोई मशीन चलती है तो वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू कम हो जाती है। गवर्नमेंट इस नुकसान को गवर्नमेंट इस नुकसान पर टैक्स में रिलीफ देती है क्योंकि जैसे जैसे एक मशीन यूज़ हो रही है वैसे वैसे उसका जो है टाइम के साथ साथ उसके जो पार्ट्स हैं वो हर चीज़ है वो इस्तेमाल हो रही है और उसकी वैल्यू वैसे नहीं रह जाती जैसे वो कुछ टाइम पहले तक थी, जैसे जिस टाइम में उसको लिया गया था, क्योंकि यूज हो के वो थोड़ी सी अपनी वैल्यू डाउन कर लेती है। अब इस चैप्टर में जैसे मैंने लाइन मेंशन किया हुआ है कि स्ट्रेट लाइन या मार्क्स, ये इन तरीकों को इस्तेमाल करके हर साल कम होने वाली वैल्यू का हिसाब लगाया जाता है। हमारे पास इसके बाद 11 नंबर पे आ जाता है आफ्टर टैक्स एनालिसिस। आफ्टर टैक्स एनालिसिस में ये है कि जैसे हकीकी ज़िंदगी में कंपनी को गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, कोई कंपनी जो होती है उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। इस एनालिसिस में डेप्रिसिएशन और टैक्स को कैश फ्लो पर लगाया जाता है ताकि टैक्स काटने के बाद जो असली बचत या मुनाफे का फ़ायदा है उस पर डिसीजन लिया जाए। उसके बाद हमारे पास 12th पे आ जाता है कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन ये नाम से ही पता चल जाता है कि किसी भी चीज़ की एस्टिमेशन लगाना। अब जैसे हम कोई घर बनवाते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम सबसे पहले उसका एस्टिमेट देते हैं कि उसके ऊपर क्या कॉस्ट आएगी, मिनिमम कॉस्ट क्या है, मैक्सिमम कॉस्ट क्या है। ऐसे ही किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं कर देते। ये होता है हमारे पास कॉस्ट एस्टिमेशन। ये इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बड़े बड़े प्लांट्स लगाने होते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हम लोगों की कॉस्ट कितनी लगे, मैक्सिमम कॉस्ट कितनी हो, मिनिमम कॉस्ट कितनी हो। फिर इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं, पैरामेट्रिक इंडेक्स आ जाते हैं जिसको इस्तेमाल करके जो हमारे पास स्टार्टिंग कैपिटल और बाद में चलने वाली ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है उसकी रिलायबिलिटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
उसके बाद हमारे पास लास्ट में आ जाता है सेंसिटिविटी एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। सेंसिटिविटी एंड ब्रेक इवन एनालिसिस अगर अब मैं आपको समझाऊं, जैसे अगर आने वाले वक्त में इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ जाए या मेंटेनेंस कॉस्ट में क्या हो, इस तो उस सूरत में क्या होगा। तो इसमें चेक किया जाता है कि वेरिएबल्स बदलने से फैसला पर कोई असर पड़ेगा और ब्रेक इवन पॉइंट निकाला जाता है जहां प्रॉफिट और लॉस बराबर हो जाते हैं। इसलिए इसको कहते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस, सेंसिटिविटी एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। ये थे हमारे 13 चैप्टर्स और उसके बाद हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, हम उसको भी देख लेते हैं। इस प्रैक्टिकल एग्जांपल में हम इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के रूल्स अप्लाई करेंगे, तो हम इसको देखते हैं। अब इसमें हमारे पास एक प्रिसीजन पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड जो कंपनी है उसके पास एक पुरानी सीएनसी मशीन है। अब हम लोगों ने पुरानी और नई सीएनसी मशीन की कैलकुलेशन करके ये बताना है कि हमारे पास कौन सी मशीन ज़्यादा सही है और कौन सी मशीन हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो सीएनसी मशीन जो हमारे पास इस वक्त वर्किंग में है इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती जा रही है, जैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास आ जाता है। हमारे पास अब कैपिटल कॉस्ट जो आ जाती है, जो नई मशीन है चैलेंजर, उसकी इंस्टॉलेशन की कीमत या इंस्टॉल्ड कीमत जो है वो 3,40,000 है पड़ी। और पुरानी जो मशीन है हमारे पास जो डिफेंडर है उसकी पहले कितनी कीमत आई थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो संक कॉस्ट है। अगर आज अगर वो बेचें तो मार्केट से $40,000 मिलते हैं, इसलिए फैसले के लिए इस कीमत को $40,000 ही माना जाएगा। उसके बाद हमारे पास एज एज का फैक्टर जो हम लाइफ उसकी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास उसकी जो हमारे पास डिफेंडर है उसकी एज हमारे पास 5 ईयर है बड़ी, मतलब वो 5 ईयर से 5 ईयर चलेगी और मजीद आगे चल सकती है। जबकि हमारे पास डिफेंडर है उसकी हमारे पास लाइफ जो है वो 10 ईयर्स तक है बड़ी। इसका अब हम मेंटेनेंस कॉस्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। अब हमारे पास जो डिफेंडर है उस पर खर्चा आता है $58,000 पर ईयर। इसके अलावा राइजिंग कॉस्ट है पड़ी, मतलब वो खर्चा हर साल 6,000 के साथ बढ़ भी रहा है। ऐसे ही अगर हम चैलेंजर का खर्चा देखें तो वो बिल्कुल फिक्स है $22,000, मतलब वो हर साल $22,000 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, कोई इजाफा नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ जाता है। अब चैलेंजर ऑटोमेटेड और तेज होता है, क्योंकि जो हमारी नई डिवाइस होती है वो हमारी पुरानी डिवाइस से काफ़ी हद तक बेहतर होती है। तो इसलिए वो हर साल हमें $45,000 प्रॉफिट जनरेट करके देता है, रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो इस वजह से ये भी एक प्लस पॉइंट है हमारे पास कि हम डिफेंडर्स की कंपैरिजन में चैलेंजर को सामने रखते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनुअल वर्थ एनालिसिस। एनुअल वर्थ एनालिसिस के लिए हम लोग दोनों ऑप्शंस को एनुअल कॉस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि स्लाइड में है, कन्वर्टिंग बोथ ऑप्शंस टू एनुअल कॉस्ट। अब जब हम इनकी जो वैल्यूज आई हैं इनको एनुअल कॉस्ट को कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमारे पास एक फाइनल वर्डिक्ट निकल के आएगा। अब जैसे कि हमारे पास कैपिटल, अब हम अगर ऑप्शन ए डिफेंडर की बात करें तो उसमें हमारे पास आज जो कैपिटल रिकवरी है आज की उसकी जो $40,000 की कीमत को हम 12% इंटरेस्ट रेट, सॉरी मैं ये बताना भूल गया था कि हमारा जो इसमें इंटरेस्ट रेट है वो 12% हम लोग ले रहे हैं। तो आज की जो इसकी 40,000 की कीमत को अगर 12% इंटरेस्ट रेट पर 5 साल के सालाना खर्चे में बदलें तो हमारे पास $11,096 साल बाद बनता है। अब अगर इसकी हम एवरेज मेंटेनेंस निकाल लें तो पहले 5 साल $58,000 और फिर हर साल 16,000 बढ़कर जब 5 साल का वेटेज एवरेज निकाला जाएगा तो ये 68,647 हमारे पास निकलता है। अब ऐसे ही सैलवेज है। सैलवेज वैल्यू बेसिकली क्या होती है, एक चीज़ हमने खरीदी है तो जब हम उसकी एंड लाइफ पे वो चीज़ बेचेंगे तो उस वक्त हमें कितने पैसे वापस मिलेंगे वो उसकी सैलवेज वैल्यू होती है। तो हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद एक फिगर आता है जो कि $78,957 पर
ईयर है। अब हम इसी तरह अगर ऑप्शन बी की कैलकुलेशंस करें तो कैपिटल रिकवरी हमारे पास नई मशीन की चैलेंजर की 3,40,000 है, उसको अगर हम 12% इंटरेस्ट पर 10 साल के लिए सालाना खर्चे में बदलें तो हमारे पास 58,464 साल पर ईयर बनता है। मेंटेनेंस ये पहले से ही फिक्स था कि इसकी हर साल मेंटेनेंस $22,000 होती है, इससे ज़्यादा इसकी मेंटेनेंस नहीं होगी। एक्स्ट्रा रेवेन्यू ये एक इसका प्लस पॉइंट है कि ये हमारे पास $45,000 जो है एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है, क्योंकि ये मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट रिलायबल या न्यू डिवाइस है पड़ी, जिसके हर पार्ट्स या मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, मेंटेन एक दफ़ा भी वो पहले से ही नया है, इस वजह से वो हमें प्रॉफिट बना के। तो अगर हम इसका टोटल एनुअल वर्थ निकालें तो हमारे पास 35,464 निकलती है। अब इन सारी कैलकुलेशंस को जब हम देखते हैं, इस सारी कैलकुलेशन को देखने के बाद हमारे पास जो फाइनल डिसीजन निकलता है वो ये है कि हम जब डिफेंडर का 957,000 डॉलर को माइनस करते हैं 35,646 से, तो हमारे पास एक फिगर निकल के आता है, वो है $43,493 पर ईयर। अब इस चीज़ का इम्पैक्ट क्या है? नई मशीन लगाने से कंपनी का सालाना खर्चा तो 55% से कम हो जाता है, लेकिन चैलेंजर का जो हमारा स्टार्टिंग जो एक्सपेंस है वो बहुत बड़ा है, लेकिन कम मेंटेनेंस और एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो वो जनरेट करके दे रहे हैं, इसकी वजह से जल्दी रिकवरी हो जाएगी हमारी। तो हमारा फाइनल ऑप्शन हम यही सिलेक्ट करेंगे कि हम जो डिफेंडर है उसको चैलेंजर से रिप्लेस कर लेंगे। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो बाकी ये सब कुछ था, तो यहाँ मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।